हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हायर परचेज अकाउंटिंग। अलग अलग बुक्स में आपको ये चैप्टर अलग अलग नामों से देखने को मिलेगा। कई बुक्स में हायर परचेज ट्रांजैक्शंस लिखा होता है, कई बुक्स में हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस लिखा होता है। तो कई अलग अलग नाम है। पढ़ना बेसिकली हायर परचेज अकाउंटिंग ही है। तो आखिर हायर परचेज अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से करी जाती है, किसको हायर परचेज अकाउंटिंग कहते हैं, ये हम आज अपनी क्लास में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर जो स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस और क्लासेस जो है मिलती रहें। एक एक एग्जाम्पल हम देखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि हायर परचेज किसको कहा जाता है। तो देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो अगर हम बात करें अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो इसमें सबसे पहला ये एग्जाम्पल है कैश सेल और परचेज का। तो कैश सेल और परचेज तो आप अपने 11th और 12th में भी पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से कैश सेल और परचेज की जाती है और किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग की जाती है। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ या समझा देता हूँ। 2 पर्सन है यहाँ पर, एक का नाम है मोहन, दूसरे का नाम है सोहन। मोहन जो है उसको एक कार परचेज करनी है, तो मोहन गया सोहन के पास। सोहन कौन है? सोहन एक कार डीलर है। मोहन ने सोहन से कहा कि मुझे एक कार परचेस करनी है, तो कार का प्राइस क्या होगा ये आप बता दो। तो सोहन ने बताया कि कार जो है 10 लाख रुपीस की है। तो मोहन ने कार को परचेस करा 10 लाख रुपीस में और कैश में पेमेंट करके आ गया। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि मोहन ने जो कार परचेस करी है वो मोहन के लिए क्या है? कार एसेट है कि गुड्स है? तो मोहन के लिए कार जो है एसेट है, क्योंकि मोहन का कार परचेस और सेल करने का डे टू डे बिजनेस नहीं है। वो तो एक बार इस कार को लेकर आया है और लंबे समय तक उसका यूज करेगा। तो मोहन के लिए ये कार एसेट है। मोहन अपनी बुक्स में इस कार को एज एन एसेट रिकॉर्ड करेगा। अब बात करते हैं सोहन की। सोहन ने जो कार बेची मोहन को, तो सोहन के लिए वो कार क्या है? सबसे पहली बात, सोहन जो है एक कार डीलर है। उसका डे टू डे बिजनेस या मैं कहूं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ही कार परचेज और सेल करने का। तो उसके लिए एक कार बिके, 2 कार बिके, कोई बड़ी बात नहीं है। रोज उसका कार बेचने और खरीदने का ही बिजनेस है। तो सोहन के लिए कार जो है वो गुड्स है। तो सोहन के लिए कार एसेट नहीं है। सोहन कह रहा है कि मैंने गुड्स बेचा, और जबकि मोहन कह रहा है कि मैंने एसेट परचेज किया। दोनों ने परचेज और सेल कार ही करी है, लेकिन दोनों के सोचने का और समझने का तरीका अलग अलग है। मोहन अपनी इस कार को एज एन एसेट ट्रीट कर रहा है और सोहन अपनी इस कार को एज एन गुड्स ट्रीट कर रहा है। तो दोनों ही अपनी बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे आइए हम देख लेते हैं। वैसे आपको जनरल एंट्री आती होगी कैश परचेज और सेल की, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जिन स्टूडेंट्स को ये एंट्री नहीं आती कैश सेल और परचेज की, उनको मैं बता दूं, अकाउंट्स में एंट्रीज पास करने के कुछ रूल्स होते हैं, या मैं कहूं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आप लोगों के सामने ये नोट में नीचे रूल्स लिखे हुए हैं कि अकाउंट्स में किस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। इनके पीछे बेसिकली लॉजिक होता है, लेकिन उस लॉजिक में आज हम इतनी डीपली जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर हायर परचेज अकाउंटिंग है, ना कि जनरल एंट्री है। तो हम जनरल एंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस डालेंगे नहीं कि किस तरीके से आखिर जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, उसके लॉजिक्स के ऊपर हम ज्यादा जाएंगे नहीं। हम बात करेंगे अपने हायर परचेज की जनरल एंट्रीज के बारे में। हायर परचेज की जनरल एंट्रीज के पूरे लॉजिक में हम जाएंगे और अच्छे से समझेंगे उनको। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो मोहन के लिए कार एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज करती है तो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज करती है तो क्रेडिट होता है। आप ये देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है नीचे। तो मोहन के लिए कार एसेट है, तो जब उसके पास कार आई तो उसकी एसेट इंक्रीज हुई, तो वो कार अकाउंट डेबिट, कार को डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। अब मोहन की जेब से पैसा तो गया, और पैसा भी एसेट होता है, यानी कैश भी एसेट होता है। तो एक तरफ उसके पास एक एसेट आई और दूसरी तरफ से उसके पास से एक एसेट गई। तो एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो मोहन जो है कैश को क्रेडिट करेगा। तो कार एक एसेट के तौर पर आई और कैश एक एसेट के तौर पर गया, तो एंट्री बनी कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही अगर मैं बात करूं सोहन की बुक्स में, सोहन के लिए कैश क्या है? सोहन के लिए भी कैश एसेट है। तो एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट हुआ। सोहन के पास से कार गई। अब सोहन के लिए कार कोई एसेट तो है नहीं, सोहन के लिए कार गुड्स है। और जब गुड्स जाता है, कोई पर्सन जब कोई बिजनेस करता है तो उसमें से जब वो अपने गुड्स को सेल करता है, तो जो वो एंट्री रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं सेल्स अकाउंट की एंट्री। अब सेल्स अकाउंट उसके लिए एक रिवेन्यू है, मतलब उसकी इनकम का सोर्स है। तो उसकी इनकम का सोर्स क्या है? सोहन की इनकम का सोर्स क्या है? ये कैश उसको कहां से मिला? ये कैश उसको मिला सेल करके। उसके लिए सेल इंक्रीज हुई, यानी उसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है किसी का,
तो वो क्रेडिट होता है, और जब रेवेन्यू डिक्रीज करता है तो वो डेबिट होता है। तो सोहन कहेगा कि मेरे लिए रेवेन्यू इंक्रीज करा, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, तो हम सेल को क्रेडिट करेंगे ₹10 लाख से। तो सोहन के पास हुआ क्या, सोहन के पास असेट इंक्रीज हुआ कैश अकाउंट, और रिवेन्यू इंक्रीज हुआ टू सेल अकाउंट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जिसको ये एंट्री आती हो बहुत अच्छी बात, नहीं आती या आप भूल गए तो मैंने आपकी एक बार और रिवीजन करवा दी। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। आप एक बार इस नोट को देख सकते हैं जिसको इस क्लियर नहीं है कि जब एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल डिक्रीज करती है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो डेबिट होता है, और रेवेन्यू इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू डिक्रीज करेगी तो डेबिट होगा। तो बेसिकली असेट और एक्सपेंस दो ही हैं जो इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होगा और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होगा। बाकी तीनों जो हैं इसके ठीक अपोजिट होते हैं। अब देखते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 को। धीरे धीरे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने हायर परचेज ट्रांजैक्शन के ऊपर। क्रेडिट सेल और परचेज की अगर मैं बात करूं तो मोहन सोहन के पास जाएगा और बोलेगा मुझे कार परचेज करनी है। सोहन बताएगा कार जो है 10 लाख रुपीस की है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो मोहन इस बार कह रहा है कि मेरे पास कैश में देने के लिए पैसा नहीं है, मैं आपको 10 लाख रुपीस जो है उसकी पेमेंट तो कर दूंगा लेकिन 1 साल के बाद करूंगा। तो सोहन ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल इजीली क्रेडिट में जो है कार अवेलेबल हो जाती है। तो सोहन ने मोहन को कार बेच दी और मोहन उस कार को लेकर आ गया। मोहन के पास से अभी कैश गया नहीं है और कार आ चुकी है। तो अब सिचुएशन क्या बनी और एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड होगी उसको देख लेते हैं एक बार। मोहन के पास कार आई तो मोहन की कार एसेट ही कहलाएगी, सोहन ने कार बेची तो सोहन के लिए कार जो है वो गुड्स ही कहलाएगी। यहां तक तो मामला क्लियर ही है। अब देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों अपनी अपनी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मोहन की, मोहन के बुक्स में कार मोहन की एसेट है, एसेट बढ़ी तो डेबिट, कार अकाउंट डेबिट। अब इस बार मोहन की जेब से पैसा नहीं गया यानी कैश नहीं गया, तो कैश जाता तो क्रेडिट होता क्योंकि कैश जो है एक एसेट है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, मोहन की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। क्यों, मोहन ने जो है सोहन को पैसा देना है तो मोहन के ऊपर कर्जा चढ़ गया। मोहन को जो है इस कर्जे को चुकाना है 1 साल बाद। मोहन जो है अपने बुक्स में सोहन के अकाउंट की लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो आप किसी शॉप में जाते हो, कोई सामान परचेस करके लाते हो, अगर आपने उसको कैश में पेमेंट कर दी तो दुकानदार आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, या दुकानदार आपसे पूछेगा कि आप जो है अपना नाम बता के चले जाओ, मैं उसको जो है अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। नहीं, दुकानदार कहेगा आपने सामान खरीदा, कैश में पेमेंट करी तो मेरे पास कैश आ गया, आप अपना सामान ले जाओ, मैं अपना कैश अपने पास रख लेता हूं। लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन कहां किया जाता है, जहां पर मामला उधार का आ जाता है। मतलब मोहन कहेगा कि मैंने उधार देना है और सोहन कहेगा कि मैंने उधार लेना है, तो दोनों ही एक दूसरे का नाम जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स समझ लो आप एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे, दोनों ही जो है अपने अपने बुक्स में लिखेंगे। मोहन कहेगा मैंने अपने इतना पैसा सोहन को देना है और सोहन कहेगा मैंने इतना पैसा मोहन से लेना है। तो मोहन के सर पे एक कर्जा हो गया, मोहन जो है इसको एज एन लाइबिलिटी ट्रीट करेगा। अब मोहन कह रहा है मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। अब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप ये देख सकते हैं जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज करती है तो डेबिट होता है। तो मोहन की लाइबिलिटी इंक्रीज करी है तो क्रेडिट होगा, तो मोहन जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टू सोहन अकाउंट के नाम का क्रेडिट में एंट्री रिकॉर्ड कर देगा कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो एंट्री बनी कार अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, मतलब एसेट तो बड़ा ही बड़ा, साथ कर लाइबिलिटी भी बढ़ गई। अब मैं बात करता हूँ सोहन की बुक्स में। सोहन कह रहा है मेरे पास इस बार कैश नहीं आया, यानी मेरे पास इस बार एसेट नहीं आया, लेकिन मैंने ये कैश लेना तो जरूर है, मतलब आज नहीं आया 1 साल बाद तो आएगा। तो यहां पर गलती से सोहन लिखा हुआ था, इसको मैंने मोहन कर दिया। आप भी देख सकते हैं सोहन क्या कह रहा है, सोहन कह रहा है कि 1 साल बाद मुझे मोहन पैसा देगा तो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है। सोहन कहेगा मोहन मेरे लिए डेटर है, मैंने उससे पैसा लेना है, तो मोहन को मैं एज एन डेटर अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। डेटर एक एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। तो कैश नहीं आया लेकिन कैश की जगह पर डेटर आ गया, तो डेटर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, तो मोहन अकाउंट्स डेबिट। और उसने सेल तो करी, यानी सोहन के डेटर इंक्रीज करने का रीजन है कि उसकी कार सेल हुई है, तो वो अपनी सेल की एंट्री यानी अपनी रेवेन्यू की एंट्री तो बुक करेगा ही भरेगा। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होता है, तो टू सेल्स अकाउंट्स उसने क्रेडिट में 10 लाख रुपीज एंट्री रिकॉर्ड करी। तो सोहन की बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। तो ये हो गई क्रेडिट सेल और परचेज की एंट्री। अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे, जो कि हमारा हायर परचेज ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल। अभी तक 2 एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और मैं बता दूं आपको ये जो इसका पीडीएफ है वो आपको
हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितनी पीडीएफ होंगी क्लासेस की वो आपको उसी ग्रुप में शेयर की जाएंगी, आप उस ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी तीसरे एग्जांपल की, हायर परचेज ट्रांजैक्शन। अब हायर परचेज ट्रांजैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो सिचुएशन को। मोहन को कार परचेज करनी है, मोहन गया सोहन के पास। सोहन कार डीलर है। मोहन ने सोहन से बोला मुझे कार परचेज करनी है, कार का प्राइस बता दो। सोहन ने बोला कार जो है 10 लाख रुपीज की है। सेम ही एग्जांपल चल रहा है। अब मोहन ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। सोहन ने बोला कोई बात नहीं, आप क्रेडिट में ले जाओ। मोहन बोला नहीं, क्रेडिट में तो नहीं ले जाऊंगा, मेरे पास इस समय 2 लाख रुपए हैं, तो मैं कुछ पेमेंट अभी कर देता हूँ, कुछ पेमेंट जो है मैं बाद में कर दूंगा। तो सोहन ने बोला ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। यानी आप जो है कुछ पेमेंट अभी करना चाहते हो इमीडिएटली, और कुछ पेमेंट कह रहे हो आप मैं कुछ टाइम के बाद यानी कुछ समय के बाद दे दूंगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो सोहन ने पूछा मोहन से कि आखिर कितनी पेमेंट आप अभी करने को तैयार हो। मोहन ने बोला मैं अभी 2 लाख रुपीज है मेरे पास, मैं अभी 2 लाख रुपीज की पेमेंट कर जाता हूँ, बाकी जो बचेंगे 8 लाख रुपीज वो मैं हर साल 2-2 लाख रुपए करके 4 साल में चुका दूंगा। सोहन बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप जो है अभी 2 लाख रुपए दे जाओ, यानी 2 लाख रुपीज दे जाओ, और जो है 4 साल में हर साल जो है 2-2 लाख रुपए आगे चुका जाना। तो मोहन कार को लेकर चल दिया। लेकिन सोहन बोला रुक जाओ, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आप मेरे को पैसा कितने टाइम में दोगे, 4 साल में। अब आप 4 साल में मुझे पैसा दोगे, मेरा पैसा रोक के रखोगे, तो आपको तो इसमें फायदा हो रहा है, आखिर ये बताओ कि हमारा क्या फायदा है उसमें। तो मोहन बोला तो आप बताओ मैं क्या करूं। तो सोहन ने बोला कि आप जो ये पैसा लेट दोगे ना, 2 लाख रुपए तो आप इमीडिएटली दे रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 8 लाख रुपए आप 4 साल में दोगे ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब आप जो ये लेट पेमेंट कर रहे हो इसकी आपको भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी ना, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मोहन ने बोला ठीक है मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। अब मोहन को भी तो कहीं ना कहीं फायदा हो रहा था, उसको इमीडिएटली पेमेंट नहीं करनी पड़ रही थी, धीरे धीरे करके पैसा चुकाने को मिल रहा था। तो मोहन ने बोला ठीक है इंटरेस्ट का रेट बताओ। सोहन ने बोला 20% जो है पर एनम इंटरेस्ट का रेट लगेगा। तो दोनों एग्री हो गए। तो हुआ क्या, सिचुएशन क्या बनी, मोहन गया सोहन के पास, मोहन ने सोहन से कार परचेस करी, 10 लाख रुपीज की कार का प्राइस था, उसने इमीडिएटली 2 लाख रुपीज की पेमेंट करी। बचे हुए जो 8 लाख रुपए हैं वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देगा, हर साल 2-2 लाख रुपए कर देगा विद 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये टोटल एक सिचुएशन बनी। तो ये एक हायर परचेस ट्रांजैक्शन बनी। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये पूरी सिचुएशन बनेगी क्या। नीचे मैंने टेबल बना रखा है, आप इससे इसको समझ सकते हैं कि आखिर मोहन को 4 साल के बाद सोहन को टोटल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो यही हमें पूरी हायर परचेस अकाउंटिंग के अंदर निकालना है और इसी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो इसी को हमें समझना है। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया हायर परचेस ट्रांजैक्शन होती क्या है, इसकी अकाउंटिंग और एंट्रीज को हम देखेंगे, बाकी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अब जरा इसको देख लेते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, आपको समझाता हूं कि किस तरीके से टेबल में आखिर क्या किया गया है और कैसे किया गया है। मोहन ने बोला सोहन से कि कार कितने की है। सोहन ने बताया कार जो है 10 लाख रुपीज की है। अभी 10 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट तो लगा नहीं था। अगर मोहन जो है कैश में पेमेंट करके भी चले जाता तो उसे कितने पेमेंट करनी पड़ती, 10 लाख रुपीज। आपने हमारे फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कार 10 लाख रुपीज की थी, तो मोहन जो है सोहन को 10 लाख रुपीज कैश में देके आ गया और कार लेके चला गया। तो अगर मोहन सोहन को इमीडिएटली पेमेंट कर देता तो कितना पैसा देना पड़ता, 10 लाख रुपीज। तो ये जो कार का प्राइस है 10 लाख रुपीज विदाउट इंटरेस्ट, इस प्राइस को हम बोलते हैं कैश प्राइस। इसका एक और नाम होता है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस हमारे क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन था, 10 लाख रुपीज। अब अगर बात करें मोहन ने सोहन को कितना पेमेंट किया इमीडिएटली, 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख को जो बोला जाता है, जो पैसा इमीडिएटली पेड किया जाता है, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। यानी मोहन जो है सोहन को 10 लाख रुपीज के कैश प्राइस में से 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करके आ गया। तो मोहन जो है 10 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करके आ गया। अब मोहन को सोहन को कितना पैसा देना है, 8 लाख रुपीज। तो 10 लाख में से 2 लाख हम डाउन पेमेंट का लेस करेंगे तो निकल के आ गया बैलेंस 8 लाख रुपीज। इतना आपको समझ में आया, यहां से यहां तक बस इतना आप समझो, धीरे धीरे मैं समझाता हूं। अब ये बताओ, ये जो मोहन इमीडिएटली पेमेंट करके आया था 2 लाख रुपीज की, ये एक प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा होता उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। तो 2 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट लगने का बेसिकली लॉजिक ये था कि आप हमें लेट पेमेंट कर रहे हो, तो उस लेट पेमेंट होने की वजह से हम जो है उस लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
लेकिन 2 लाख रुपीज जो डाउन पेमेंट के नाम पे दिया गया है वो तो इमीडिएटली दिया गया है, तो वो तो लेट नहीं है, वो तो हाथों हाथ पैसा दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होने का लॉजिक नहीं बनता। 2 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारा और इंटरेस्ट इसके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, तो ये एज इट इज इधर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। 10 लाख में से 2 लाख की पेमेंट हो गई डाउन पेमेंट के नाम पे, अब बच गया 8 लाख रुपीज़ बैलेंस। मोहन को इस 8 लाख रुपीज़ की 4 साल में पेमेंट करनी है सोहन को। तो मोहन ने बोला था कि मैं हर साल 2-2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो अब किस तरीके से मोहन पेमेंट करेगा वो देख लेते हैं एक बार। 1 साल पूरा होगा, 1 साल ख़त्म होगा पूरा, जब साल का एंड होगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आ गई। तो हमारा एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हर साल 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर। तो 2 लाख रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट देना है, तो 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट का आ गया। अब इंटरेस्ट चार्ज होना है। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट जो है इस 8 लाख रुपीज़ के ऊपर चार्ज होगा, ना कि 10 लाख रुपीज़ के ऊपर, क्योंकि 1 साल तक मोहन ने सोहन का कितना पैसा रोक के रखा था, जितना पैसा रोक के रखा था उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मोहन ने सोहन का 8 लाख रुपए रोक के रखे थे 1 साल तक, तो इस 8 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 20% पर एनम से, तो 8 लाख पे 20% इंटरेस्ट लगेगा 1,60,000। तो अब जो मोहन पेमेंट करेगा 1 साल के बाद वो 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट का तो करेगा ही करेगा, साथ में 1,60,000 रुपये इंटरेस्ट भी पे करेगा, क्योंकि उसने 8 लाख रुपए 1 साल तक रोक के रखे थे सोहन के। तो 2 लाख प्लस 1,60,000 3,60,000। तो इंस्टॉलमेंट कितनी पे होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी 3,60,000 रुपये। उसके बाद बैलेंस कितना रह गया, प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पर, बैलेंस रह गया 6 लाख रुपीज़। 8 में से 2 चला गया, अब बच गया 6 लाख रुपये। अब 6 लाख में से दूसरा साल जब पूरा होगा तो फिर से 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट मोहन ने सोहन से कहा था कि मैं 2-2 लाख रुपए हर साल पे कर दूंगा, तो 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। तो सेकेंड ईयर के एंड पे फिर से 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। और इंटरेस्ट कितने के ऊपर चार्ज होगा इस बार, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा 6 लाख रुपए के ऊपर। अब 8 लाख के ऊपर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब दूसरे साल के एंड पे मोहन ने अभी तक सोहन का कितना पैसा रोक के रखा है, जितना पैसा रोक के रखा है उसके ऊपर ही तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मोहन ने सोहन का 6 लाख रुपए रोक के रखा है, ना कि 8 लाख रुपए। दूसरे साल के एंड पे मोहन ने सोहन को कितना पैसा देना है, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए के ऊपर 20% से इंटरेस्ट लगेगा, जो निकल के आएगा 1,20,000 यानी 1,20,000। तो 2 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 1,20,000 इंटरेस्ट, तो टोटल बन गया 3,20,000। तो मोहन पेमेंट करेगा सेकेंड ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट के नाम की सोहन को कितनी, 3,20,000। अब कितना बच गया, 6 में से 2 लाख गए, अब बच गया 4 लाख रुपीज़। तो तीसरा साल फिर एंड होगा, तीसरे साल के एंड पे फिर से 2 लाख रुपीज़ का प्रिंसिपल अमाउंट देना है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होना है। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा इस बार ये देखना है। अब इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा 4 लाख रुपीज़ पे। क्यों, तीसरे साल के एंड पे मोहन ने सोहन का कितना पैसा चुकाना था, 4 लाख रुपए। तो अब 4 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करने का लॉजिक ही यही कहा गया था, जितना पैसा हमारा रोक के रखोगे या जितना पैसा हमें लेट दोगे उतने के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जितना पैसा दे दिया उसके ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन जितना रहता जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा। अब 4 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि बन गया 80,000। तो 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000 थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई। अब देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकल के आ रहा है, यहाँ पर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर के एंड पे। अब 4 में से 2 गए, 2 लाख रुपए रह गए। अब फोर्थ ईयर के एंड पे 2 लाख रुपए फाइनली देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा खत्म। तो अब इंटरेस्ट कितने के ऊपर चार्ज होगा, 2 लाख रुपए देने रह रहे थे, तो इस 2 लाख रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब 2 लाख पे 40,000 आ गया इंटरेस्ट 20% के हिसाब से, तो 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। फोर्थ ईयर के एंड पे देना है 2,40,000 रुपये। टोटल मोहन ने सोहन को कितने की पेमेंट करी, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी थी। फर्स्ट ईयर के एंड पे 3,60,000 दिए थे, सेकंड ईयर के एंड पे 3,20 दिए थे, थर्ड ईयर के एंड पे 2,80 दिए थे और फोर्थ ईयर के एंड पे 2,40 दिए थे। तो टोटल अगर हम इनको करें तो निकल के आता है 14 लाख रुपए। और जबकि कार थी कितने की, अगर मोहन के पास कैश होता तो वो कार कितने में खरीद सकता था, 10 लाख रुपए में। कैश प्राइस जो था वो कितना था, 10 लाख रुपए। लेकिन कार उसको पड़ कितने की गई 4 साल के अंदर, 14 लाख रुपए की। और जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसको देने पड़े
वो क्या है हमारा इंटरेस्ट। तो मोहन ने सोहन को 10 लाख की जगह 14 लाख रुपए दिए। तो इसमें मोहन का फायदा ये हुआ कि मोहन को धीरे धीरे पेमेंट देने की फैसिलिटी मिल गई। और सोहन का क्या फायदा हुआ, सोहन का फायदा ये हुआ कि उसको 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। तो 10 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट या आप टोटल कर सकते हो, इसको टोटल करके 10 लाख रुपीज़ ही आएगा, यानी कैश प्राइस ही आएगा निकल के। और इंटरेस्ट को आप ऐड करोगे तो निकल के आएगा 4 लाख रुपए, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो 10 लाख प्लस 4 लाख 14 लाख। तो यहाँ बैलेंस आ गया नेल, सारी पेमेंट हो गई। तो ये टेबल को हम बंद कर देंगे, हमारी टेबल तैयार हो गई। एक बार आपने टेबल बना ली तो हायर परचेज के चैप्टर में पूरा क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। आप देखो कैश प्राइस या हम कहें टोटल कैश प्राइस, वो निकल के आ गया हमारा 10 लाख रुपीज़। इसको भी एक और नाम से जाना जाता है, कैश प्राइस को शोरूम प्राइस, कैश प्राइस को ही शोरूम प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी है, 2 लाख रुपीज़, यानी ऐसी वो पेमेंट जो इमीडिएटली पे कर दी गई थी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। हायर परचेस का भी एक एग्रीमेंट बनता है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर तैयार हुआ होगा। तो एग्रीमेंट के टाइम पे जो पेमेंट कर दी जाती है उसी को बोलते हैं डाउन पेमेंट। उसके बाद आता है टोटल इंटरेस्ट, या फिर मैं कहूँ फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज का मतलब भी इंटरेस्ट ही होता है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 4 लाख रुपीज़। उसके बाद फोर्थ आ गया हायर परचेस प्राइस। अब ये क्या नई चीज़ आ गई, तो जो मोहन ने सोहन को 4 साल के अंदर अंदर जितना पैसा दिया, अगर हम उस सभी पैसों का टोटल कर दें तो वो निकल के आता है 14 लाख रुपीज़। 14 लाख रुपीज़ को हम बोलते हैं हायर परचेस प्राइस। 14 लाख रुपीज़ का जो नाम होता है वो नाम होता है हायर परचेस प्राइस। देखो इंडिविजुअली तो हम इसको कह सकते हैं 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट, 3 लाख 60 की इंस्टॉलमेंट, 3 20 की इंस्टॉलमेंट, 2 80 की इंस्टॉलमेंट, 2 40 की इंस्टॉलमेंट। लेकिन अगर मैं सबको टोटल करके जो एक इसका नाम बताऊं तो वो नाम होता है हायर परचेस प्राइस। हम इसको HPP कहेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो ये एक इक्वेशन तैयार हो जाती है, या मैं कहूँ एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेस प्राइस। ये देखो कैश प्राइस है हमारा 10 लाख रुपीज़, टोटल इंटरेस्ट है हमारा 4 लाख रुपीज़, तो 10 लाख प्लस 4 लाख इक्वल टू 14 लाख। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाती है, या एक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है, 10 लाख प्लस 4 लाख 14 लाख। अब जो मोहन है उसका भी एक नाम है इस चैप्टर के अंदर। मोहन कौन है, जिसको कार परचेज करनी है, या मैं कहूँ जिसको एसेट परचेज करनी है। जिसको परचेज करना है हायर परचेज पर उसको कहते हैं हम हायर परचेजर, और जिसको सेल करना है हायर परचेज पर, यानी जो बेचने वाला है, उसको कहते हैं हम हायर वेंडर। तो सोहन हमारा इसमें हायर वेंडर था और मोहन हमारा इसमें हायर परचेजर था। तो आपको इनके टेक्निकल नाम क्लियर हो गए कि हायर परचेजर किसको बोलते हैं और हायर वेंडर किसको बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। इसी कॉन्सेप्ट को एक और नए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। अब देखो नए एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं। पिछला एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। मिस्टर ए परचेज अ कार कॉस्टिंग रुपीज़ 4,50,000 फ्रॉम मिस्टर बी ऑन हायर परचेज सिस्टम एट 1 अप्रैल 2018। तो आपको इस तरीके की लैंग्वेज जो है अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो मैंने एग्जाम वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया इस बार। तो कहा क्या गया है कि मिस्टर ए जो है उसने एक कार परचेस करी जिसका प्राइस था 4,50,000 रुपीज़। किससे परचेस करी, मिस्टर बी से, ऑन हायर परचेज सिस्टम। यानी ये जो कार परचेस करी गई है ये हायर परचेज सिस्टम पे करी गई है। पेमेंट आर टू बी मेड एज अंडर। पेमेंट कुछ इस तरीके से की गई है। डाउन पेमेंट की है 2,70,000, यानी 4,50,000 की कार थी, यानी हमारा जो कैश प्राइस था वो था 4,50,000। अब 450 में से 270 की डाउन पेमेंट कर दी, यानी 270 का इमीडिएटली पेमेंट हो गया। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को 4,50,000 में से 2,70,000 हाथों हाथ पे करके आ गया एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो अब बैलेंस जो बचा है वो देने की बात क्या हो रही है कि बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। हर साल के एंड पे जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी होती है हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर, तो इंटरेस्ट के साथ बैलेंस अमाउंट पे कर दिया जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अब किस तरीके से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। टेबल शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। तो किस तरीके से टेबल बनाएंगे देख लेते हैं। आपको इसी तरीके से कॉलम बनाने हैं, ध्यान से देख लो। इसी तरीके से इसी फॉर्मेटिंग में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। पर्टिकुलर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस हमें गिवन है 4,50,000। डाउन पेमेंट हमें बता रखी है 2,70,000, तो 450 में से 270 की पेमेंट करेंगे,
बैलेंस निकल के आएगा 1,80,000। यानी ये जो 1,80,000 है ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करा जाएगा। और जो ये डाउन पेमेंट है 2,70,000, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये पैसा तो हाथों हाथ पे कर दिया, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो 2,70,000 विदाउट इंटरेस्ट एज इट इज इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आ जाएगा। अब बात करते हैं एक साल पूरा होगा तो फिर क्या होगा। 180 का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी, यानी हर साल 60,000 की पेमेंट करेंगे। तो कार परचेज कब करी थी? 1 अप्रैल 2018 को। अब 1 अप्रैल 2018 को कार परचेज करी थी तो एक साल पूरा होगा 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को एक साल पूरा होगा और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। तो एक साल पूरा हुआ, 2019 आया, 31 मार्च 2019, तो उस दिन जो है हम 60,000 पे करेंगे। प्रिंसिपल का हमारा 60,000 है। अब 60,000 के साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? एक साल तक कितना पैसा रोक के रखा था? 1,80,000। तो 1,80,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 9% पर एनम के हिसाब से, जो कि निकल के आएगा 16,200। तो 60,000 प्लस 16,200 तो निकल के आएगा 76,200। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की 76,200। तो अब बचा कितना है? 1,20,000। अब 31 मार्च 2020 आएगा, फिर पेमेंट करेंगे हम 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट की। तो 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे करा, साथ के साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा जो पैसा हमने सेकंड ईयर के एंड तक रोक के रखा है। वो कितना रोक के रखा है? 1,20,000। तो 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 9% के हिसाब से, तो निकल के आएगा 10,800। अब 60,000 प्लस 10,800 ऐड करेंगे 7,800 निकल के आएगा। तो 70,800 की हमें पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की सेकंड ईयर के एंड पे। अब बैलेंस कितना बचा? अब बचा 60,000। अब 60,000 हमें देना है थर्ड ईयर के एंड पे, लास्ट कंप्लीट फाइनल है। तो 31 मार्च 2021 को हम पे करेंगे 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर नील बैलेंस रह जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो इस 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा और इंटरेस्ट उस अमाउंट पे निकलेगा जो पैसा हमने तीसरे साल के एंड तक रोक के रखा है। तो वो हमारा कितना है? 60,000। तो निकल के आएगा 5,400। तो 60,000 प्लस 5,400 65,400। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमें तीसरे साल के एंड पे करना है। इंस्टॉलमेंट का अगर मैं टोटल करूँ तो कितना निकल के आएगा? 2,70,000 हमने डाउन पेमेंट करा था, 76,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, 7,800 सेकंड इंस्टॉलमेंट है, 65,400 थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तीनों को ऐड करा 4,82,400 निकल के आ गया। तो कार थी 4,50,000 की, पेमेंट करनी पड़ गई 4,82,400। तो जो बैलेंस आ गया, जो हमने एक्स्ट्रा पे करा, वो क्या करा? इंटरेस्ट पे करा। इंटरेस्ट आ गया 32,400। आप इसको ऐड कर सकते हो या फिर इन दोनों में से लेस कर सकते हो, सेम ही अमाउंट आएगी निकल के। तो 4,50,000 की कैश प्राइस की कार हमने हायर परचेज में खरीदी 4,82,400 की। तो आप देख लेते हैं टोटल कैश प्राइस या फिर कहूँ कैश प्राइस, तो वो है हमारा 450 इस क्वेश्चन के अंदर। डाउन पेमेंट हमारी 270, टोटल इंटरेस्ट या मैं कहूँ उसको फाइनेंस चार्ज 32,400, हायर परचेज प्राइस इस टोटल इंस्टॉलमेंट को हम हायर परचेज प्राइस भी कहते हैं, तो वो है हमारा 482,400। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारी इक्वेशन में अगर हम डालें इसको, 4,50,000 कैश प्राइस है, टोटल इंटरेस्ट है हमारा 32,400, हायर परचेज प्राइस निकल के आएगा 482,400। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं हायर परचेज के चैप्टर के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, ताकि हम अब अपनी नई क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर को धीरे धीरे। इसी तरीके से इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको एसओएल का सभी कोर्सेज का सभी स्टडी मटेरियल अपलोड मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और इस चैनल पर जितनी क्लासेस आएंगी उन सब का पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अपनी एक नई क्लास के साथ।